हेलो एवरीवन। लर्न एबिलिटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ साथ उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का डेट अनाउंस हो चुका है ऑफिशियली। इसका जो डेट है वो है 15 दिसंबर। तो इसके इस साल के एंड में ये एग्ज़ाम होगा। तो ये कंफर्म है। तो प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, एक और जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो ऑलरेडी में किया है कि 21 तारीख से, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है। उसका जो डेट है वो 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। इसका जो एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें आपके जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको स्टेटस जो है वो आपको देखने को अब मिल सकता है। तो आप जाके, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द OTC medicine crocin is an analgesic, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक या फिर एंटीसेप्टिक। तो क्या होगा बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का है, शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जान ले। अब आंसर तो पता चल गया कि क्रोसिन एक एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है, लेकिन ये एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ही है क्या। चलिए नेक्स्ट। Antipyretic is a drug used to prevent fever, while analgesic is a drug used to relieve pain। तो एंटीपायरेटिक एक ड्रग है जो कि फीवर को प्रिवेंट करता है, और दूसरा एनाल्जेसिक जो ड्रग है वो रिलीफ पेन रिलीफर है। पैरासीटामोल इज ए वेल नोन एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक कंपाउंड। तो पैरासीटामोल इसे क्या है, एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट। सेफ्टी मैचेस डज नॉट कंटेन सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। सेफ्टी मैचेस में क्या नहीं है, क्या वो सल्फर है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। और ये भी आरआरबी 2016 का शिफ्ट 1 में आया था। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। तो सल्फर है, फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। द सेफ्टी मैचेस कंटेन सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट, रेड फॉस्फोरस, बाइंडर एंड फिलर। ये रेड फॉस्फोरस सबको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा फॉस्फोरस है, तो उसमें होगा रेड फॉस्फोरस। सेफ्टी मैचेस आर सेफ बिकॉज दे डोंट अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबसन। तो उसमें क्या है, इसमें ये सेफ है बिकॉज दे दे डोंट अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबसन। तो आपको याद रखना है कि क्या क्या इसमें है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम्स में भी ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी का कौन फाउंडर कौन था। हाला, याग नासिरी, सिमुका या फिर नन ऑफ दिस। ये आरआरसी 2014 का क्वेश्चन है। जो ग्रुप डी का क्वेश्चन होता है, ग्रुप डी का जो है उसी का ये 2014 का ये क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा आंसर। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये। तो सतवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है सिमुका, सी। तो चलिए अब सतवाहन डायनेस्टी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। They were the first native Indian rulers to issue their own coins with portraits of the rulers. The practice was started by Gautamiputra Satakarni, who derived the practice from the western satraps after defeating them. तो उन्होंने पहला ही जो रूलर है जिन्होंने अपना खुद का कॉइन बनाया था, जिसमें उनके रूलर्स के पोर्ट्रेट उन्होंने इसमें इंस्क्राइब किए थे। ठीक है। दे पैट्रोनाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत। तो उन्होंने ये दो लैंग्वेजेस
बाइलिंगुअल थे, एक तो संस्कृत था, दूसरा था प्राकृत, लेकिन उन्होंने प्राकृत ही ज़्यादा पेट्रोनाइज किया था, ज़्यादा उसको फेमस कर चलाया था, यूज़ किया था। पैथान एंड अमरावती वेर इट्स कैपिटल, तो उसके दो कैपिटल थे, एक थे पैथान और एक था अमरावती। गौतमीपुत्र सतकर्णी कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सतवाहन डायनेस्टी, तो सतवाहन डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग कौन था? वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। द नासिक एंड नानाघाट इंस्क्रिप्शंस आर द मेजर sources that gives detailed information about the सतवाहन एम्पायर। तो नासिक और नानाघाट जो इंस्क्रिप्शन है वो इसी डायनेस्टी के रिलेटेड है, तो जिसमें से हमें जो मेजर सोर्सेस जो है इनके बारे में पता चलता है वो नासिक और नानाघाट इंस्क्रिप्शन से ही मिलता है। द नेम ऑफ द थर्ड किंग ऑफ सतवाहन, कौन थे? सतकर्णी, इज इंस्क्राइब्ड इन वन ऑफ द गेटवेज ऑफ सांची स्तूप, तो सांची स्तूप में जो थर्ड किंग ऑफ सतवाहन है सतकर्णी, सतकर्णी वन, इनका नाम सांची स्तूप में मेंशन किया गया है। द नेम ऑफ सतकर्णी टू हैज बीन मेंशन्ड इन द हाथे गुम्फा inscription of the Kharvela in which he is depicted as enemy of Kharvela। तो एक है कि सतकर्णी वन जो थे उनका जो नाम है वो सांची स्तूप में मिलता है, और दूसरा जो सतकर्णी टू है उनका नाम हाथे गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन जो कि खरवेला के डायनेस्टी से रिलेटेड है वहाँ उनका नाम मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आप उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन दिसंबर 24, दिसंबर 25, दिसंबर 26 या फिर दिसंबर 31। तो सोचिए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा दिसंबर 25। तो ये 25 दिसंबर को नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, इंडिया में, भारत में ये मनाया जाता है। एवरी ईयर 25 दिसंबर is observed as National Good Governance Day. It was first established in 2014. It is the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee। तो आपको याद रखना ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ही ये मनाया जाता है, और ये 2014 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पर एक असर्शन और रीजन है, एक क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी में आया था, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिए कि क्या होता है क्वेश्चन, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो जिन लोगों को पता नहीं है मैं इनको करवा देता हूँ ऐसा। पहला है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर लेस ऑन माउंटेनस रीजन, तो ये असर्शन है, ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर लेस ऑन माउंटेनियस रीजन, माउंटेन जो रीजन है उसमें ये एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज होती है वो कम होती है। तो उसका रीजन बताया गया है कि माउंटेन्स हैव लेस फर्टाइल टेरेन एंड डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस। तो उसका रीजन जो बताया गया है वो है माउंटेन्स हैव लेस फर्टाइल टेरेन, उनका जो फर्टिलिटी है वहाँ माउंटेन्स में वो कम होता है और बहुत डिफिकल्ट वेदर होता है, इसी वजह से एग्रीकल्चर वहाँ पर नहीं होता है। तो आपको ये बताना है क्या ये सही है, इसका जो रीज़न इन्होंने बताया यह सही है, क्या फिर ये जो असर्शन जो किया गया है ये क्या ये सही है? इन दोनों में से आपको बताना है कि जो ए है वो सही है या फिर आर है वो सही है, असर्शन सही है या फिर रीज़न उसका सही है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। पहला बताया गया कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बोथ ए और आर जो है दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरे में बताया गया कि दोनों ही सही है और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है ए करेक्ट है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है, वो गलत है। और डी में बताया गया ऑप्शन में कि ए गलत है लेकिन इसका जो रीज़न बताया गया है वो सही है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कि दोनों ही करेक्ट है और आर इसका सही रीजन है। चलिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर लेस ऑन माउंटेन रीजन्स बिकॉज दे आर लेस फर्टाइल टेरेन एंड डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस, उनके जो वेदर कंडीशन है बहुत डिफिकल्ट होते हैं और वहाँ पर जो जो फर्टिलिटी है वहाँ पर बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है वहाँ बहुत कम होती है। ठीक है, इसका ये एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओनली मैमल्स दैट possesses न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड corpuscles? कैमल, लामा, मैन, डॉग। ऑप्शन देखिए, ऐसे चार ऑप्शन है, या फिर 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, या फिर 1 and 4। तो बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा कैमल और डॉग। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्योंकि न्यूक्लिएटेड रेड कॉर्पोसल्स, ब्लड कॉर्पोसल सिर्फ कैमल में मिलता है और एक और मिलता है डॉग में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 and 4, ऑप्शन डी। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग लॉर्ड लिटॉन्स टाइम रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक इक्वालिटी, रेवेन्यू एलोकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर जुडिशियल इक्वालिटी। बताइए क्या होगा आंसर। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसके बारे में हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, कि इसके पहले बताइए कि एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का ये है क्या। इसके बारे में हम जरूर बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन इससे पहले ये इसका आंसर बताइए कि ये क्या होगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी होगा, रेवेन्यू एलोकेशन, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर जुडिशियल इक्वालिटी। इसका आंसर होगा जुडिशियल इक्वालिटी। ये जुडिशियल इक्वालिटी से रिलेटेड है और ये आरआरसी 2014 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको एल्बर्ट बिल के बारे में जानना होगा। तो एल्बर्ट बिल क्या था, इसके बारे में हम आपको इधर ही बता देते हैं। 1883, the controversial Albert Bill incident took place. This bill provided that a British or a European could be tried by an Indian judge. Earlier, an Indian judge was not allowed to try cases in which the convict was a British or European. The bill raised a great outcry which within the European community. As a result of this opposition, it was amended. तो कहा गया कि 1883 में एक बिल पास किया जो कि लॉर्ड लिटन ने पास किया था। और ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल था, जिसमें ये कहा गया था कि जो यूरोपियन जो कन्विक्ट्स हैं उनको इंडियन जज, जो भी कन्विक्टेड है उनका जो जजमेंट है वो इंडियन जज दे सकते हैं। इससे पहले ये नहीं था। जो भी यूरोपियन और ब्रिटिश ब्रिटिश जो कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट में कोई भी जजमेंट इंडियन जज नहीं कर सकता है, कोई फैसला नहीं सुना सकता है। तो ये एक डिफरेंस था, बहुत बड़ा एक डिफरेंस था, और उसको दूर किया इस बिल ने। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल बिल रहा, एल्बर्ट बिल। तो आपको याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि एल्बर्ट बिल ने जो पुराना जो कंट्रोवर्शियल जो केस था उसको वो रिजॉल्व कर दिया, चेंज कर दिया, और नया एक बिल पास किया जिसमें यूरोपियन जो भी कन्विक्ट होंगे, जो ब्रिटिशर्स जो कन्विक्ट होंगे, उनको इंडियन जज भी जज कर सकता है, उनके इंडियन जज भी फैसला सुना सकता है। बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 बाय वाइसरॉय रिपॉन। तो ये वाइसरॉय, सॉरी मैंने लिटॉन कहा था गलती से, वाइसरॉय रिपॉन ने ये लाया गया था। वन ऑफ द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। तो ये बहुत बड़ा एक पोर्शन है जिसमें ये इल्बर्ट बिल की वजह से ही फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी का फॉर्मेशन के पीछे एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसके वजह से आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉटिंग ऑफ पेपर एब्जॉर्ब्स इंक ड्यू टू। ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक ड्यू टू किससे वजह से होता है? कोर्स नेचर ऑफ द पेपर, ऑस्मोसिस, कैपिलरी एक्शन, या फिर सिफोनिंग। क्या होगा आंसर बताइए। फ्लोटिंग ऑफ पेपर, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है, और ये आरआरबी में आ चुका है। तो फिर ये इसका आंसर होगा कैपिलरी एक्शन। इसका आंसर होगा कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन सी। चलिए, द रॉन्गली मैच्ड पेयर इज, ऑप्शन ए खर्टूम सूडान, वार्सो पोलैंड, रोटरडैम ऑस्ट्रिया, या फिर डबलिन आयरलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है दोस्तों, बी, ए के बाद बी होना चाहिए, तो डायरेक्ट ही वहाँ पर सी बी में थोड़ा चेंज हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो इसका आंसर होगा रोटरडम ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी, रोटरडम ऑस्ट्रिया। रोटरडम इज अ मेजर पोर्ट सिटी इन द डच प्रोविंस ऑफ साउथ होलैंड, नीदरलैंड। तो
ये कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है। ये कहाँ पर है? ये रोटरडैम, ये नीदरलैंड में है ना? ये ऑस्ट्रिया में नहीं है। तो इसका ये आंसर, ये ऑप्शन जो है वो गलत है, रॉन्गली मैच है। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज, क्या होगा? फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आर्यभट्टा, भास्कर वन, एप्पल, या फिर चंद्रयान वन। बताइए क्या होगा आंसर। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि इसका फर्स्ट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो आर्यभट्टा है, लेकिन ये नहीं है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एप्पल। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया था, और ये जानबूझकर ही दिया गया था, क्योंकि सभी लोग यही देखेंगे कि फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट होगा तो सभी को याद है कि वो है आर्यभट्टा वन, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। ये क्यों नहीं है मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। चलिए, तो एप्पल इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 June in 1981 from the French Guiana. Aryabhatta was the India's first satellite named after famous Indian astronomer. It was launched in 19th April 1975. Aryabhatta was built by the Indian Space Research Organization to conduct experiment on X-ray, astronomy, एरोनॉमिक्स एंड सोलर फिजिक्स। तो ये जो सैटेलाइट है, ये आपके पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? देखिए यहाँ पर आंसर पूछा गया, क्वेश्चन जो में है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूछा गया, और इसीलिए ये आर्यभट्टा नहीं होगा। Bhaskar 1 and 2 were the two satellites built by the ISRO that named that formed India's first low orbit ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये लो ऑर्बिट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो हर एक सैटेलाइट का कुछ ना कुछ रीजन होता है। जब लॉन्च करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन जरूर होता है, तो उसको अभी जानना बहुत जरूरी है कि ये किस लिए ये लॉन्च किया गया है। द कलेक्टेड डेटा ऑन टेलीमेट्री, ओशनोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, लॉन्च ईयर जो है उसका 1979 है। तो आपको ये आर्यभट्टा का 1975 ये लॉन्च जो ईयर है, ये आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट सैटेलाइट है इंडिया का, लेकिन इसको अ, दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किया गया था, क्लाइमेट के वजह से यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, और चंद्रयान के बारे में आपको बताइए। चंद्रयान वन वॉज द फर्स्ट इंडियन लूनर प्रूव अंडर चंद्रयान प्रोग्राम। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन दिसंबर 2008। द लॉन्च ऑफ द चंद्रयान टू इज चंद्रयान टू ऑन जुलाई 22 2019। तो दूसरा जो चंद्रयान टू था ये 2019 को लॉन्च किया गया था। इससे पहले चंद्रयान वन जो है वो 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 1975 आपको याद रखना है आर्यभट्टा का जो है। और पहला जो अगर आपको कहा गया कि फर्स्ट सैटेलाइट अगर कौन सा है, तो वो होगा आर्यभट्टा। लेकिन अगर से पूछा जाए तो सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था क्लाइमेट वेदर के लिए, तो वो होगा एप्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गडी सिफर्स पेस्ट्रल नोमैड्स बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन इज हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, विंड गेज, या फिर विंड वेन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन, इसमें आप लोग बहुत सारे आंसर देंगे, एनीमोमीटर है ना, लेकिन ये गलत आंसर है। ये इसका ऑप्शन सही आंसर होगा विंड वेन। विंड वेन, ऑप्शन डी। क्यों, मैं आपको ये बताता हूँ इसका रीजन। Hygrometer instrument used in meteorological science to measure the humidity or amount of water vapor in the air. Anemometer is a device used for measuring wind speed. एक्चुअली ये विंड स्पीड के लिए किया गया एनोमीटर, विंड स्पीड, वो डायरेक्शन भी बताता है, लेकिन एक्चुअली ये है विंड स्पीड। वेदर वेन एंड विंड वेन और वेदर कॉक इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखना, एक है ना, मुर्गी जो होती है, वो कॉक का जो साइन रहता है ऊपर में एकदम छत पे, जो एरो दिखाता है, बहुत से मूवीज में आपने देखा होगा, कहीं पर बहुत जगहों पर अपने देखा होगा। तो वो एक्चुअली वो विंड वेन है, वो विंड वेन है, वो एनोमीटर नहीं है। एनोमीटर एक्चुअली स्पीड ऑफ विंड वो मेजर करता है। विंड वेन आपको इंस्ट्रूमेंट जो है वो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन। वो आपको विंड स्पीड नहीं बताता है, वो डायरेक्शन दिखाता है।
विंड गॉज इज अनदर नेम ऑफ एनोमीटर। तो विंड गॉज जो है वो एनोमीटर का एक दूसरा एक नाम है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एनोमीटर आपको स्पीड बताता है और विंड वेन है जो आपको डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी established इन मॉडर्न इंडिया? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो क्या होगा इसका आंसर, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री रिलेटेड है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। क्यों होगा इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ अभी, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इन 1857 कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी फाउंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग। तो आपको याद रखना है, तीन यूनिवर्सिटीज 1857 में लॉन्च किए गए थे, सॉरी फाउंड किए गए थे। उसका नाम था कैलकाटा बॉम्बे मद्रास यूनिवर्सिटी। और ये किसने किया था, किस 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 वाइसरॉय के अंडर में हुआ था, वो है लॉर्ड कैनिंग के अंडर में। इन 1915 under Lord Hardinge, BHU Act was passed by which Pandit Madan Mohan Malviya established the Banaras Hindu University. हाँ? The Banaras Hindu University bill was passed in October 1915 and on February 4, 1916, Lord Hardinge laid the foundation stone of university. तो इसका BHU कब स्टैब्लिश हुआ था, 1916, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और तीन जो यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी, वो 1857 में हुआ था और इसको किया गया था लॉर्ड कैनिंग ने। प्रीवियस नेम ऑफ BHU वॉज सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये भी आपको याद रखना है। तो BHU का जो पहला नाम था वो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ UNO इज एन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स क्या होगा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, जेनेवा या फिर वियना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। इट वॉज फाउंडेड ऑन 25 अप्रैल 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपको याद रख रहे हैं 1945 में ये हुआ था और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये 1945 में ही इंडिया भी इसका मेंबर बना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है कि इंडिया कब मेंबर बना था यूएनओ का। तो यूएनओ का मेंबर बना था 1945 में। इट कंसिस्ट of main two functioning bodies, General Assembly and Security Council. The Security Council has total 15 members, which includes 10 temporary members and 5 permanent members. तो कितने members होते हैं permanent, वो है 5, ये important है, आपको याद रखना है। United States, UK, France, China and Russia are permanent member of UN Security Council, while 10 temporary members are chosen from among its member for a tenure of 2 years. The permanent members enjoy the power to veto while temporary members don't have this power। तो परमानेंट मेंबर का एक जो पावर है वो है वेटो पावर, लेकिन जो टेम्पररी जो मेंबर्स है उनका वो नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये 1945 में हुआ था यूएनओ, और इंडिया भी 1945 में इसका फाउंडिंग मेंबर था। और इसमें दो फंक्शनरीज इसके अंडर में काम करते हैं, वो है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल से इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, 10 टेम्पररी होते हैं, 5 परमानेंट। परमानेंट जो मेंबर्स हैं आपको याद रखने हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया। और साथ साथ आपको याद रखना है जो कि जो टेम्पररी मेंबर्स है वो सिर्फ 2 ईयर्स के लिए होते हैं, फिर उसको चेंज किए जाते हैं, फिर न्यू जो जो 10 मेंबर्स हैं उनको फिर से लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following state has the maximum urban population as per the final data of census 2011? तो 2011 के अकॉर्डिंगली कौन सा सबसे कौन सा स्टेट सबसे पॉपुलेशन में, सबसे अर्बन पॉपुलेशन मैक्सिमम था? तो मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन जिसमें था तो वो है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। सोचिए, वो है गुजरात, ऑप्शन ए। आपको सेंसस जो है 2011 का वो बहुत अच्छे से याद रखना है, साथ ही साथ 2001 का भी याद रखिएगा। लेकिन 2011 का जो सेंसस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 2011 का सेंसस अच्छे से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, birds get thrust forward motion and lift upward motion from air sacs, flapping of wings, twisting of feathers, shape of wings which is similar to aeroplane blades। तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। तो बर्ड गेट थ्रस्ट
फॉरवर्ड मोशन जो है वो किससे मिलता है, वो है फ्लैपिंग ऑफ विंग से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, विच इंडियन बॉर्न फिजिसिस्ट इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर किसने इन्वेंट किया था? सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जे भाभा या फिर नरेंद्र सिंह कपानी? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो बताइए क्या होगा फर्स्ट प्लानिंग चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? वो हो गए, होंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी, जे एल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका आंसर होगा, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए। Which of the following categories of this forest is considered as the best on the basis of their utility? Reserved forest, village forest, protected forest या फिर community forest? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिजर्व फॉरेस्ट। चलिए। A reserve forest or a reserved forest is a specific term for designating forest and and other natural areas which enjoy judicial and constitutional protection under the लीगल सिस्टम ऑफ मैनी कंट्रीज। तो ये एक रिजर्व फॉरेस्ट जो है, आप नाम से पता ही कर चल सकता है कि ये एक जुडिशियल के अंतर्गत होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इसको मिलता है और कोई भी इसमें जा नहीं सकता है। वो उसको जाने के लिए उसको लीगल परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, विलेज फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट इन विच द विलेजेस गार्ड द फॉरेस्ट। तो विलेज फॉरेस्ट जो है जिसमें विलेजेस इसको प्रोटेक्ट करते हैं, विलेजेस गार्ड करते हैं इसको। नेक्स्ट, इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड अनलेस इट इज प्रोहिबिटेड। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज एन एरिया और मास ऑफ लैंड विच इज अ रिजर्व फॉरेस्ट एंड ओवर विच द गवर्नमेंट हैज प्रॉपर्टी राइट्स। तो उसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी राइट्स होती है, तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसमें गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी राइट्स होती है इसमें। ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट जो है is an evolving branch of forestry whereby the local community plays a significant role in a forest management and land use decision making by themselves in the facilitating support of government as well as change agents। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट जो है वो एक ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री है, वह लोकल कम्युनिटी जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट और किस तरह से उसका लैंड यूज हो सके उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जिसमें लेकिन ये पूरा जो है वो फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट वो सिर्फ उस कम्युनिटी का नहीं होता, ये गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, वो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको समझ में आ गया होगा इन चारों के बारे में, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और कम्युनिटी फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। द मैमल विच लेज एग इज, तो मैमल विच ले एग इज क्या होगा? बैट, स्क्विरल, कंगारू या फिर डक बिल्ड प्लेटिपस? तो इसका आंसर होगा डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, अब डक बिल प्लेटिपस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट। द प्लेटिपस फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द 5 मैमल्स, ये मैमल है एक, स्पीसीज ऑफ दैट लेज एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू लाइव यंग। तो एक मैमल है जो कि एग्स ले करता है, एग्स देता है, ठीक है, अंडे देता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू लिव लाइव यंग। ठीक है, तो ये है उसका पिक्चर, आप देख सकते हैं, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ये डक बिल प्लेटिपस। तो डक बिल प्लेटिपस एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें जो कि एग लेयर है, लेकिन ये है मैमल भी है। ठीक है, इसको याद रखना है और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम रोलिंग टू स्लाइडिंग, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, स्लाइडिंग टू रोलिंग या फिर डायनामिक टू स्टैटिक? तो क्या होगा, फ्रिक्शन किससे कमता है? उसका ऑप्शन होगा स्लाइडिंग टू रोलिंग, ऑप्शन बी, स्लाइडिंग टू रोलिंग। ठीक है,
नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ BIOS इज टू इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अपडेट द सिस्टम, इंश्योर सिस्टम परफॉर्मेंस या फिर सेव द सिस्टम फ्रॉम क्रैशिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ऑप्शन ए। तो इसके बारे में थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। BIOS stands for Basic Input Output System. It is a non-volatile firmware used to perform hardware initializing during the booting process। तो ये क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है और ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, जो कि हार्डवेयर को परफॉर्मेंस में काम में लगता है। वो हार्डवेयर का जो परफॉर्मेंस है, जो इनिशियलाइज होता है, स्टार्ट होता है, जब बूटिंग जब स्टार्ट होता है कंप्यूटर, उसमें मतलब तब ये प्रोसेसिंग काम आता है। तो BIOS एक इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर के क्वेश्चंस एक दो आ जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। IFSC is a short term of International Financial System Code, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम या फिर इंटर बैंक फंक्शनल सिस्टम। क्या होगा इसका आंसर? सोचिए। IFSC है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, ऑप्शन ए। IFSC is a unique 11-digit number which is a combination of numerical and alphabets. It is used to transfer funds through NEFT and RTGS. It can be found on checkbook, बैंक्स पासबुक एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या, 11 डिजिट नंबर है जो कि न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेटिक जो नंबर होता है, और ये फंड ट्रांसफर के लिए, पैसे ट्रांसफर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। IP एड्रेस रेफर्स टू न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल, डायनेमिक लिंक बिटवीन टू कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स या फिर डिजिटल नो योर क्लाइंट। तो क्या होगा? IP एड्रेस ये है एक न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, an internet protocol address is a numerical level assigned to each device, hosting and location addressing और टू ऑफ इट्स मेजर फंक्शन, ठीक है। होस्टिंग एंड लोकेशन ये जो है इसका मेजर एक फंक्शन फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द न्यूज़पेपर यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश किया था? BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, MK गांधी। यंग इंडिया किसने पब्लिश किया था? ये महात्मा गांधी ने पब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं इसको। महात्मा गांधी स्टार्टेड द पेपर यंग इंडिया इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज आइडियोलॉजी एंड थॉट्स रिगार्डिंग यूज ऑफ नॉन वायलेंस इन organizing movements against British. In 1933, Gandhiji started publishing a weekly newspaper, Harijan, in English. Harijan, which means people of God, and was also Gandhi's term for untouchables caste. Lasted until 1948। तो 1948 तक ये चला था। और हरिजन एक वीकली न्यूज़पेपर एक उन्होंने पब्लिश किया था। हरिजन का मतलब होता है पीपल ऑफ गॉड। जो अनटचेबल जो कास्ट था, जो लोअर कास्ट था, उसको उन्होंने हरिजन नाम दिया था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम गांधी जी ऑल्सो पब्लिश्ड हरिजन बंधु इन गुजराती और हरिजन सेवक इन हिंदी। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस लैंग्वेज में हुआ था और किसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, द क्विट इंडिया मूवमेंट was launched by महात्मा गांधी in the year 1941, 1942, 1946 या फिर 1945। तो क्या होगा आंसर इसका? बताइए। इसका आंसर होगा 1942। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1942 में हुआ था। अब थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको शायद नहीं पता हो। चलिए, क्विट इंडिया मूवमेंट was launched by महात्मा गांधी in August 1942 from ग्वालियर टैंक, मुंबई। इसको आपको याद रखना है। द क्विट इंडिया मूवमेंट is launched after the failing of क्रिप्स मिशन in 1942। तो क्रिप्स मिशन जिसको नहीं पता है वो क्रिप्स मिशन एक बार देख लीजिए। क्रिप्स मिशन की वजह से ये क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। इन क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के रिलेटेड क्विट इंडिया मूवमेंट के
Arun Asif Ali, popularly known as Grand Old Lady of the Independence Movement, is known for hosting the Indian flag at Gwalior Tank Maidan in Mumbai during the Quit India Movement. ठीक है, अरुण आसिफ अली जो थी वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये फीमेल जो लीडर थी जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। द स्लोगन क्विट इंडिया was coined by Yusuf Meher Ali, a socialist and trade unionist who also served as mayor of Mumbai। तो ये जो क्विट इंडिया जो ये स्लोगन है वो किसने कॉइन किया था? वो यूसुफ मेहर अली ने किया था। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि मेहर अली हैड आल्सो कॉइन्ड द स्लोगन साइमन गो बैक। ठीक है। महात्मा गांधी said that the Cripps offer of dominion status after the war was post dated check drawn on a falling bank। तो ऐसे कोट्स, ऐसे स्टेटस, सॉरी ऐसे कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। महात्मा गांधी ने जो ये कहा था क्रिप्स मिशन के अगेंस्ट में, तो ये कहा था पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फॉलिंग बैंक, तो आपको याद रखना है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, ये जो क्रिप्स सॉरी ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसे लीडरलेस मूवमेंट भी कहा गया था, क्योंकि मैक्सिमम जो भी लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसको कहा गया था लीडरलेस मूवमेंट। एक और इन्फॉर्मेशन जो करंट टॉपिक के रिलेटेड है मैं आपको ये बता देता हूँ। वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों था? ऑन 8 अगस्त 2020 इंडिया completed 78 years of Quit India movement, also known as August Kranti। Taking inspiration from the Quit India movement, the PM gave a call for the revival of its spirit of the Quit India movement by coining a new slogan, करेंगे और करके रहेंगे, in a place of Gandhi's slogan करो या मरो, do or die। The aim of this slogan is to achieve the goal of building न्यू इंडिया बाय 2022। तो उन्होंने एक नया एक सिद्धांत लिया कि हमारे जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि करेंगे और करके रहेंगे, करेंगे और करके रहेंगे। ये एक नया स्लोगन उन्होंने स्टार्ट किया, इंस्टेड ऑफ करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, और ये एक नया स्लोगन है जिसको वो इट्स एम वाज टू स्लोगन इज टू अचीव अ गोल ऑफ बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। तो नया भारत का तैयारी के लिए, नए भारत की एक निर्माण के लिए उन्होंने ये स्लोगन दिया। तो ठीक है, ये करंट अफेयर्स में था। ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, कैंसर या फिर रेनल फेलियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर। इजी क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी, बहुत सारे एसएससी क्वेश्चन में भी आ चुका है, आरआरबी में तो आ ही चुका है। बहुत सारे आपके जितने भी क्वेश्चन है इसमें ये ऑन्कोलॉजी का जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुका है। Similar agreement 1972 was signed by foreign ministers of India and Pakistan, Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto, Indira Gandhi and Benazir Bhutto या फिर अटल बिहारी वाजपेयी एंड परवेज मुशर्रफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। तो 1972 सिमला एग्रीमेंट, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इट एंडेड द इंडो पाक वॉर 1971 एंड फॉलोड बाय द एंड ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन 1971। तो ये इंडो पाक वॉर जो 1971 में था, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर अटैक किया था, तो लिबरेशन वॉर जो था बांग्लादेश पे वो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए इस एक शिमला एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, 1972 में, जो कि किसके बीच में रहा? वो है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फ्रॉम फूड इज, क्या होगा? कॉटन सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉड लिवर ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट, थोड़ा डिटेल्स में और जानते हैं। विटामिन डी deficiency can lead to loss of bone density, which can contribute to osteoporosis and fractures. People get vitamin D through food and by exposure to sunlight. Calciferol D2 and cholecalciferol D3, ये जो है इसका आपको याद रखना है दोनों का। और डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसके हैं वो है रिकेट और ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया, ये रिकेट और ऑस्टियोमेलेसिया ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब ए शूटिंग स्टार? तो शूटिंग स्टार क्या क्या कहा जाता है? शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा भी कहते हैं हिंदी में। तो वो क्या है? स्टार है, प्लैनेट है, फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रिस है या फिर एस्ट्रॉयड है? बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रिस। ठीक है, इसको डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, ए शूटिंग स्टार इज रियली a small piece of rock or dust or debris that hits earth atmosphere from space।
It looks like a quick picture of star, but it is not so. They are basically the meteors which gets heated up and glow as it moves through the atmosphere. ठीक है, नेक्स्ट। रुपीज 5 and 10 कॉइन्स आर नाउ मेड ऑफ, क्या होगा ऑप्शन ए, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, सिल्वर एंड स्टील, कॉपर निकल अलॉय या फिर कॉपर एंड ब्रास। तो इसका आंसर होगा कॉपर निकल एलॉय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रुपीज 5 और 10 का जो कॉइन है वो किससे बनता है? कॉपर निकल अलॉय से बनता है। नेक्स्ट। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग मोबाइल फोन थ्रू द सर्विसेज कॉल्ड एनईएफटी, ईसीएस, आईएमपीएस या फिर आरटीजीएस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आईएमपीएस। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं बाकी के बारे में भी। Immediate payment services is an instant payment inter-banking electronic fund transfer system through मोबाइल से, मोबाइल से होता है immediate payment service। ठीक है, IMPS जो है ये immediate payment service का फुल फॉर्म है, जो कि इंटर बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जो कि मोबाइल से किया जाता है। Unlike NEFT RTGS, the services is available 24/7 throughout the year, including bank holidays। जैसे NEFT और RTGS है वो, उसका जो फुल फॉर्म है मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले ये देख लेना पड़ेगा कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि NEFT और RTGS जो है वो 24/7 अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये IMFT सॉरी IPS जो है, IMFPS सॉरी IMFPS जो है ये 24/7 आपको मिल जाता है। आरटीजीएस जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड एनईएफटी जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ इंडिविजुअल टू ट्रांसफर फंड्स बिटवीन बैंक्स। बोथ द सिस्टम्स आर मेंटेन्ड बाय आरबीआई। ईसीएस क्या है? ईसीएस है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो चलिए दोस्तों, ये इतना ही आज के लिए। तो लास्ट में जो सजेशन है वो मैं इससे पहले एक वीडियो में ला चुका हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ज़रूर। और जिसमें एनटीपीसी के बारे में बताया गया, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसमें जो जो उनको कहना था उन्होंने वो कहा है। उन्होंने जितने भी उनके जो एडवाइसेस थे, सजेशंस थे, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कैसे कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे ऑनलाइन से फ्री मॉक टेस्ट दिया जाए, सब पूरे डिटेल्स में बताया गया है। आपने अगर वो डिटेल्स नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी आपके क्वेरीज है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।